नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रीति श्रीवास्तव। स्वागत है आपका उत्तराखंड बुलेटिन में। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। केदारनाथ में एक हेलीकॉप्टर नदी में जा गिरा। आपको बता दें, दरअसल कुछ दिन पहले ही हेलीकॉप्टर खराब हो गया था जिसकी रिपेयरिंग होनी थी। Mi-17 हेलीकॉप्टर से इस हेलीकॉप्टर को लिफ्ट किया जा रहा था, तभी थारू कैंप के पास वायर टूटने से हेलीकॉप्टर नीचे नदी में जा गिरा। आपको बता दें, केदारनाथ में यह हादसा हुआ। केदारनाथ में एक हेलीकॉप्टर नदी में जा गिरा। दरअसल कुछ दिन पहले हेलीकॉप्टर खराब हो गया था जिसकी रिपेयरिंग होनी थी। Mi-17 हेलीकॉप्टर से इस हेलीकॉप्टर को लिफ्ट किया जा रहा था, तभी थारू कैंप के पास वायर टूटने से हेलीकॉप्टर नीचे जा गिरा। इस हादसे में किसी के नुकसान होने की या किसी चीज के नुकसान होने की कोई खबर सामने फिलहाल नहीं आई है। केदारनाथ में यह हादसा हुआ है। आपको बता दें, हेलीकॉप्टर नदी में जा गिरा है। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट्स के साथ हमारे संवाददाता आलोक सेमवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक, केदारनाथ में एक हेलीकॉप्टर नदी में जा गिरा है, अभी कुछ नुकसान की खबरें सामने नहीं आई हैं, क्या कुछ अपडेट है, लेटेस्ट अपडेट इस खबर पर? ये है कि जो ये हेलीकॉप्टर था वो पहले से ही खराब था। हालांकि M-17 हेलीकॉप्टर के जरिए जो है इसको ले जाया जा रहा था, दूसरे स्थान तक एक रस्सी से इसे बांधा गया था, लेकिन रास्ते में ही ऐसा देखने को मिला कि वो रस्सी टूट गई और जो एक खराब हेलीकॉप्टर था वो गहरी खाई में जा गिरा। कहीं ना कहीं जो केदारनाथ से जो नदी पास में बहती है उस नदी में जाकर ये गिरा है। तो कहीं जान माल का कोई नुकसान की खबर इस वक्त सामने नहीं आई है। ऐसा नहीं है कि किसी की जान इस हादसे में चली गई हो। हालांकि एक बड़ा हादसा होते हुए टला जरूर है, क्योंकि केदारनाथ में भी श्रद्धालु हैं। यदि हेलीकॉप्टर नदी में ना गिरते हुए कहीं और जाकर गिरता तो कहीं ना कहीं बड़ा हादसा देखने को मिल सकता था। जी प्रीति जी, जैसे कि आपने बताया कि हेलीकॉप्टर खराब हो गया था, वो खराबी किस चीज को मतलब दर्शाती है, किस चीज के रिगार्डिंग वो खराबी हुई थी? देखिए, इसकी जो जांच है फिलहाल उकाडा के पास है। उकाडा अपनी इसमें राय देगा, उकाडा इसमें अपनी पूरी रिपोर्ट सौंपेगा। और कहीं ना कहीं ये जो मैंने आपको बताया कि हेलीकॉप्टर खराब था, ये हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर पा रहा था, जिसकी वजह से जो है M-17 हेलीकॉप्टर के जरिए, दूसरे हेलीकॉप्टर के जरिए इसको जो है लेके जाया जा रहा था दूसरे स्थान तक, ताकि इस हेलीकॉप्टर की जो है मरम्मत की जा सके। लेकिन रास्ते में ही जो जिस रस्सी से इस हेलीकॉप्टर को बांधा गया था वो रस्सी टूट गई और ये हेलीकॉप्टर जो है वो गहरी खाई में जा गिरा। जी प्रीति जी आलोक, तमाम जानकारी को हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हमारे साथ बने रहिए। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म के बाद से राजधानी देहरादून का दून अस्पताल महिलाओं की सुरक्षा के लिए अलर्ट मोड पर आ गई है। आपको बता दें, इस बात को लेकर दून अस्पताल और मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य गीता जैन ने कहा कि कोलकाता की वारदात के बाद से दून अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्थाओं में बदलाव किए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अब इमरजेंसी ब्लॉक में 24 घंटे एक महिला पुलिसकर्मी और एक पुरुष पुलिसकर्मी तैनात रहता है, जिसके साथ अब रोजाना सुबह ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी का रोस्टर उनके फोन नंबर के साथ हमें मिल जाता है। और आलोक सेमवाल हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आलोक, जिस तरीके से कोलकाता रेप कांड के मामले को लेकर पूरे देश में आक्रोश देखा गया, अब कोलकाता माफ कीजिएगा देहरादून में जो है महिलाओं की सुरक्षा अस्पतालों में बढ़ा दी गई है, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? हाँ, देखिए, देहरादून के अगर मुख्य जिला अस्पताल दून अस्पताल की हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो कोलकाता केस हुआ था बाद से ही सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाया जा रहा है। सुरक्षा कर्मियों की वहां पर तैनाती भी की गई है। और हाल फिलहाल में कभी अगर ऐसा देखने को मिलता था कि जब रात का वक्त होता था तो उस वक्त एक आध शहर के आसपास जो है सुरक्षा कर्मी अस्पताल में मौजूद नहीं रहते थे। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि अब 24 घंटे सुरक्षा कर्मी अस्पताल में मौजूद हैं और ये सख्त निर्देश फिलहाल राज्य सरकार की ओर से भी दिए गए हैं। और अस्पताल प्रशासन भी इसमें पूरी मुस्तैदी दिखाता हुआ नजर आ रहा है कि जैसा हादसा कोलकाता में देखने को मिला था उसके बाद से कोई ऐसा हादसा देहरादून में या उत्तराखंड में देखने को ना मिले। इसके तहत सभी चीजें की जा रही हैं, सभी पहलुओं पर ध्यान दिया जा रहा है। और खासतौर पर अगर सुरक्षा व्यवस्था की हम बात करते हैं तो इस पर खासा ध्यान अस्पताल प्रशासन का और राज्य सरकार का, दोनों इस पर ध्यान इस वक्त नजर आ रहा है। जी प्रीति जी आलोक, तमाम जानकारियों को हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ। उत्तराखंड के हल्द्वानी में भनभुलपुरा स्थित रेलवे की अतिक्रमण की गई भूमि का सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद आज से सर्वे कार्य शुरू हो गया है। न्यायालय के निर्देश के बाद
बनभूलपुरा में रेलवे भूमि का सर्वे कार्य शुरू कर दिया गया है। रेलवे द्वारा 30 हेक्टेयर भूमि पर प्रारंभिक सर्वे किया जा रहा है। प्रशासन और नगर निगम की 6 टीम रेलवे के साथ अतिक्रमण की गई 30 हेक्टेयर भूमि का सर्वे कर रही है। इस भूमि पर आपको बता दें 4000 से ज्यादा मकान बनाए गए हैं। सर्वे के दौरान भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। नोडल अधिकारी विशाल मिश्रा ने बताया कि प्रशासन की तरफ से रेलवे को सहयोग करने के लिए सिटी मजिस्ट्रेट, एसडीएम और तहसीलदार के नेतृत्व में 6 टीमों का गठन किया गया है। आपको बता दें उत्तराखंड के हल्द्वानी में बनभूलपुरा स्थित रेलवे की अतिक्रमण की गई भूमि का सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद आज से सर्वे शुरू हो गया। न्यायालय के निर्देश के बाद बनभूलपुरा में रेलवे भूमि का सर्वे कार्य शुरू कर दिया गया है। रेलवे द्वारा 30 हेक्टेयर भूमि पर प्रारंभिक सर्वे किया जा रहा है। प्रशासन और नगर निगम की 6 टीम रेलवे के साथ अतिक्रमण की गई 30 हेक्टेयर भूमि का सर्वे कर रही है। इस भूमि पर 4000 से ज्यादा मकान बनाए गए हैं। सर्वे के दौरान भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। नोडल अधिकारी विशाल मिश्रा ने बताया कि प्रशासन की तरफ से रेलवे को सहयोग करने के लिए सिटी मजिस्ट्रेट, एसडीएम और तहसीलदार के नेतृत्व में 6 टीमों का गठन किया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट्स के साथ हमारे संवाददाता पंकज पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, क्या कुछ अपडेट है इस खबर पर? रेलवे का जो सर्वे है वो शुरू हो गया, आज उसका दूसरा दिन है। वहीं जो चिन्हीकरण पहले भी रेलवे द्वारा किया गया था, अब उसको दोबारा किया जा रहा है। रेलवे समेत प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद रहती है। कई जो पिछले बार जो मकान चिन्हित किए गए थे उनको दोबारा निगरानी की जा रही है, देखा जा रहा है। और वहीं ये मामला कोर्ट में भी रहा है, तो इसके अलावा जो कोर्ट के निर्देश है उसके अनुसार सभी कार्य को पूरा किया जा रहा है। जी पंकज, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोविड-19 के बाद अब मॉन्की पॉक्स लोगों की चिंता बढ़ा रहा है। इसको लेकर केंद्र सरकार द्वारा सभी राज्यों को एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। आपको बता दें राजधानी देहरादून में हालांकि अब तक मंकी पॉक्स का एक भी मामला सामने नहीं आया है, लेकिन देहरादून के मुख्य जिला अस्पताल ने इस वायरस से निपटने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। दून अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक अनुराग अग्रवाल ने बताया कि ये वायरस कोविड की तरह ही खांसने और छींकने से फैलता है, जिसको लेकर आम जनमानस को सावधानी बरतने की जरूरत है। जब से सोशल मीडिया का चलन बढ़ा है, तब से कई लोगों द्वारा इसका गलत इस्तेमाल कर भ्रामक सूचनाएं फैलाने का काम भी किया गया है। आपको बता दें जिससे कई लोग प्रभावित भी हुए हैं। हालांकि अब ऐसा करने पर उत्तराखंड पुलिस महकमा कार्रवाई करता नजर आएगा। भ्रामक सूचना, हेट स्पीच अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर पुलिस विभाग तमाम ऐसे लोगों पर मुकदमे भी करता नजर आएगा। इन सभी बातों को जनता तक पहुंचाने के लिए जल्द ही एक बैठक विभाग द्वारा उत्तराखंड के सोशल मीडिया में जाने माने लोगों के साथ भी बैठक होगी। लंबे समय से खाली चल रहे सीएचओ के पदों पर अब एनएचएम द्वारा नियुक्ति हो चुकी है। इस बात को लेकर एनएचएम की निदेशक स्वाति सिंह, आपको बता दें, भदौरिया ने कहा कि मार्च महीने में परीक्षा और काउंसलिंग होने के बाद अब सीएचओ के कुल 361 पद भरे गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा इसके बाद भी कुछ लोगों ने अपने पद से इस्तीफा दिया और हमारे आरोग्य मंदिरों की संख्या बढ़ी, जिसकी वजह से 234 पद दोबारा खाली हो गए, जिन्हें अब काउंसलिंग और मेरिट के आधार पर दोबारा भरा जाएगा। स्मार्ट सिटी के नाम पर देहरादून के हालात सुधरने की बजाय और बिगड़ते नजर आ रहे हैं। शहर में आज भी पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण आमजन को परेशानी हो रही है। परेशानी की खबरें आए दिन सुनने को मिलती रहती हैं। ताजा मामला न्यू कैंट रोड हाथी बड़कला स्थित महाकाली मंदिर के आसपास स्थित पूरे इलाके का है, जहां महाकाली मंदिर परिसर में भीतर और आसपास बरसात में 4-4 फीट तक पानी भर जा रहा है, जिससे मंदिरों को काफी नुकसान पहुंच रहा है।
जलभराव के कारण मंदिर खतरे की जद में आ गया। महाकाली मंदिर के अध्यक्ष डॉक्टर सुनील अग्रवाल ने बताया कि मंदिर के सामने सड़क के दूसरी तरफ एक नाला बनाया गया था, जिसमें सर्वे ऑफ इंडिया ऑफिस और कॉलोनी का बरसात और अन्य गंदा पानी आता है। इस नाले से पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था न करते हुए उसे मंदिर के सामने वाले छोटे नाले से जोड़ दिया गया, जिसमें पास स्थित सेंट्रियो मॉल और सड़क का गंदा पानी आता है। देर रात मसूरी से देहरादून की ओर जाते हुए स्कॉर्पियो कार में सवार कुछ लोग तमंचा लहराते हुए जा रहे थे, जिससे वहां से गुजर रहे लोगों में भय का माहौल पैदा हो गया, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। जिसके बाद पुलिस में कार्रवाई करते हुए सभी सीमाएं सील कर दी। इसके बाद सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। इसके बाद कोल्हा खेत चेक पोस्ट पर पुलिस द्वारा बैरिकेडिंग लगा दी गई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार कोल्हा खेत में मसूरी की ओर से आ रही काले रंग की हरियाणा नंबर की स्कॉर्पियो कार को रोका गया, जिसमें 5 लोग सवार थे। तलाशी के दौरान उनमें से एक युवक से तमंचा बरामद किया गया, जिसमें 3 जिंदा कारतूस शामिल थे। पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए 4 लोगों को हड़दंग मचाने के कारण पुलिस एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही की गई और उनके वाहन सीज कर दिए गए। मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा श्री राधाकृष्ण मंदिर सभागार में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। इस मौके पर मसूरी के 23 विद्यालयों के 581 छात्र छात्राओं को स्मृति चिन्ह दिए गए। कार्यक्रम का शुभारंभ भाजपा युवा मोर्चा की केंद्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस मौके पर कार्यक्रम के आयोजक रजत अग्रवाल ने कहा कि छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित करने से उनमें और अधिक आत्मविश्वास बढ़ता है। मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा हर साल इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट ने गोल्डन फॉरेस्ट के जमीनों के घोटाले को लेकर 22 मई को सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। बिष्ट ने कहा कि सरकार के कई मंत्री और उनके करीबियों पर भी गाज गिर सकती है, जिस कारण सरकार कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर रही है, जिसको वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। गोल्डन फॉरेस्ट के सरकार के ऊपर लगे आरोपों का खंडन करते हुए कैबिनेट की सुबोध उनियाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार सरकार जल्द ही इसकी जांच कराएगी और समस्त भूमि जो इसके द्वारा कब्ज की गई है उसको मुक्त कराएगी। साथ ही सरकार के मंत्री और अन्य लोगों की मिली भगत पर सुबोध उनियाल ने कहा कि जिनका इससे लेना देना है उन्हें डरने की आवश्यकता है। पौड़ी में एक शराबी पुलिसकर्मी को एसएसपी पौड़ी ने सस्पेंड कर डाला। शराबी पुलिसकर्मी ने नशे में इस कदर धूत होकर अपनी कार चला रहा था वो कि बीती रात आपको बता दें पैदल मार्ग में ही अपनी गाड़ी घुसा डाली और इस दौरान पैदल मार्ग पर पार्क किए गए दुपहिया वाहन को क्षतिग्रस्त हुए। साथ ही शराबी पुलिसकर्मी की कार भी क्षतिग्रस्त होकर पैदल मार्ग में फंस गई। स्थानीय लोगों ने उनके वाहन को पहुंचे नुकसान की भरपाई करने की मांग शराबी पुलिसकर्मी से की, तो पुलिसकर्मी स्थानीय लोगों से ही अभद्रता करने लगा। स्थानीय लोगों ने थाना पौड़ी में शिकायत करने के बाद आज एसएसपी पौड़ी से भी मुलाकात की, जिस पर कार्यवाही करते हुए एसएसपी लोकेश्वर सिंह ने शराबी पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर डाला। शराबी पुलिसकर्मी पर जांच बैठा दी गई है। एसएसपी ने बताया कि उक्त पुलिसकर्मी बीते 1.5 महीने से ड्यूटी से भी गायब था और इससे पूर्व भी कुछ अन्य जांच पुलिसकर्मी के विरुद्ध चल रही है। और इसी के साथ उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।